विद्यार्थियों का अविरल हिंदी गंगा में हार्दिक अभिनंदन। आज हम विसर्ग संधि की क्लास पढ़ने वाले हैं, तो आइए शुरू करते हैं। विसर्ग संधि। विसर्ग संधि किसे कहते हैं? विसर्ग का स्वर अथवा व्यंजन के साथ मेल होने पर जो विसर्ग में विकार होता है या परिवर्तन आता है, उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग का स्वर अथवा व्यंजन के साथ मेल और विसर्ग में परिवर्तन होना ही विसर्ग संधि कहलाती है। विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन के आने पर विसर्ग में परिवर्तन होना ही विसर्ग संधि कहलाती है। कैसे कहलाती है? जैसे हमने लिखा, शब्द लिखा हमने नी प्लस धन, तो ये जो विसर्ग है, विसर्ग के बाद क्या आया? स्वर अथवा व्यंजन। तो यहाँ व्यंजन आ रहा है, तो विसर्ग के बाद यहाँ नी पे विसर्ग है, इसके बाद स्वर अथवा व्यंजन आएगा, तो यहाँ व्यंजन है। व्यंजन आने पर क्या होगा? इसमें परिवर्तन हो जाएगा, तो जो परिवर्तन होगा वही हमारी विसर्ग संधि होगी। तो ये हमारी संधि कैसे हो जाएगी? विसर्ग का यहाँ पर रे हो गया और ये संधि बन गई हमारी निर्धन। समझ में आया होगा? अब जैसे हम देख लेते हैं कि विसर्ग के बाद में स्वर आने पर, जैसे नी है और व्यंजन अथवा स्वर आने पर, तो ये क्या आया? नी विसर्ग आया और यहाँ स्वर आया और शब्द बन गया हमारा निराशा, क्योंकि विसर्ग में परिवर्तन होकर के रे हो गया। तो इसके कुछ नियम हैं इस प्रकार से कि विसर्ग का कौन सा वर्ण बन जाता है। तो वैसे संस्कृत में इसका रुत्व, सत्व, उत्व एक सूत्र है, लेकिन यहाँ पर हम बिल्कुल साधारण शब्दों में सीखेंगे। देखते हैं कि किस वर्ण में क्या परिवर्तन होता है, विसर्ग का कौन सा वर्ण हो जाता है। तो आइए देखते हैं। अब विसर्ग संधि हम बहुत आसानी से कैसे समझते हैं, केवल हम इन 3 नियमों को पढ़ लें। सबसे पहले पढ़े इसमें हम, जैसे कोई सा भी पहले पढ़ सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। हम पढ़े ओ का नियम, दूसरा पढ़े हम इसमें शय का नियम। अब इसमें हम शय का, से का और मूर्धा शय का नियम। तीसरे नंबर पर हम इसमें पढ़े रे का नियम। अब रे का नियम जो पढ़ेंगे उसमें हम पदेन और रेफ दोनों पढ़ सकते हैं। तो जो हम इसमें रेफ पढ़ेंगे, रेफ का मतलब जो ऊपर से रे लगाई जाती है उसे हम रेफ बोलते हैं। तो रेफ का नियम मतलब सीधे से कहेंगे रे का नियम, और जब उस रे को ऊपर लगाएंगे या पूरा रे लिखेंगे तो उसे बोलेंगे रे का नियम। तो इसमें 3 प्रकार के नियम हम पढ़ेंगे, ओ का नियम, शय का नियम, से और शय, इसे तीनों को एक साथ ही सीख लेंगे। तीसरा पढ़ेंगे रे का नियम। तो देखते हैं कि ओ का नियम क्या है। अब ओ का नियम देखते हैं हम कि ओ के नियम में क्या है। हमने लिखा मने है विकार, अह क्या है? विसर्ग है और विकार। तो ओ के नियम जब हम पढ़ेंगे तो सीधी सी बात है कि ओ का नियम होता ही इसलिए है कि विसर्ग को ओ हो जाएगा। विसर्ग का ओ हो जाना ही ओ का नियम है। साधारण शब्दों में है, इससे सरल कुछ नहीं हो सकता, कहीं पढ़ नहीं पाओगे ओ का नियम। तो इस प्रकार से हम, जब हमने कहा कि विसर्ग में परिवर्तन होगा, तो विसर्ग में परिवर्तन कैसे होगा? विसर्ग का ओ हो जाएगा। तो जब विसर्ग का ओ हो जाएगा तो शब्द बन जाएगा हमारा मनोविकार। क्लियर हुआ? विसर्ग का ओ हो गया और शब्द बन गया मनोविकार। अब देखते हैं, जैसे हमने अब देखिए यहाँ पे क्या है? विसर्ग आ रहा है हमारा, और विसर्ग का क्या होना है? ओ होना है, क्योंकि ओ का नियम पढ़ रहे हैं। तो शब्द बन जाएगा हमारा क्या? सरोज।
अब जैसे हमने लिखा मने है विनोद, तो शब्द क्या बन जाएगा? विसर्ग का ओ होना है, तो शब्द बनेगा मनोविनोद। तप है वन, और इस विसर्ग का क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा, तो शब्द बन जाएगा तपोवन। सतह गुण, शब्द बन जाएगा सतोगुण। ऐसे ही रजह गुण, तो शब्द बन जाएगा रजोगुण। अब सेकंड नंबर पर हम पढ़ते हैं इसमें शय का नियम, से का नियम और मूर्धन्य शय का नियम। कब हमारा विसर्ग का शय होता है, से होता है और मूर्धन्य शय होता है, इसको देख लेते हैं किस तरीके से हमारा होता है। जैसे हमने शब्द है हमारा नी प्लस छल, तो हम नियम पढ़ रहे हैं ये, और शब्द बन जाएगा हमारा क्या? निश्चल। क्लियर? अब देखते हैं जैसे दुह चरित्र, और नियम हम किसका पढ़ रहे हैं? शय का पढ़ रहे हैं। इसका पढ़ रहे हैं तालु शय का। तो जब तालु शय का नियम पढ़ रहे हैं तो विसर्ग का क्या हो जाएगा? शय हो जाएगा, तो शब्द हमारा क्या बन जाएगा? दुष्चरित्र। अब नी प्लस चय, और इस शय को पढ़ना है, तालु शय को, इस विसर्ग का क्या हो जाएगा? तालु शय हो जाएगा, और शब्द बन जाएगा हमारा निश्चय। अब देखते हैं दुःशासन, तो विसर्ग का क्या हो जाएगा? शय हो जाएगा, और शब्द बन जाएगा दुशासन। क्लियर हो गया कि इस विसर्ग का शय हो गया है, तो ये बन जाएगा दुशासन। तो अब हमने जहां भी देखेंगे विसर्ग था और विसर्ग का शय हुआ, यहाँ विसर्ग था और इस विसर्ग का शय हुआ, नीचय विसर्ग का शय बनकर शय होकर के निश्चय शब्द हुआ, यहाँ दु के बाद विसर्ग है, ये दु के बाद, और इसका विसर्ग होकर शय होकर के दुशासन शब्द बना। तो यहाँ पे विसर्ग का ये शय हो गया है। अब इस शय को देख लेते हैं। अब शय का नियम देखते हैं हम। जैसे हमने शब्द लिखा नमः प्लस ते, तो हम क्या करेंगे कि ये जो विसर्ग है, विसर्ग के स्थान पर क्या आएगा? दंतेशय आएगा, और शब्द बन जाएगा हमारा नमस्ते। एक और भी देखिएगा, जैसे हमारा जो विसर्ग होता है, तो विसर्ग के स्थान पर जो भी हम वर्ण लगाते हैं तो वो हमारा अर्थ बनता है। बस केवल जो ओ का नियम है, ओ के नियम में तो ओ लगेगा ही लगेगा। अब जैसे यहाँ पे हम शय पढ़े, से पढ़े या शय पढ़े, तो इसके स्थान पर जो भी लगेगा आधा लगेगा, मतलब कि हलंत वाला वर्ण लगेगा। तो हलंत वाले वर्ण का मतलब है कि यहाँ पे आधा से आ रहा है। इसी प्रकार से इससे पहले जो मैंने शब्द बताए हैं उसमें सब में जैसे निश्चल शब्द है, जो भी होंगे उसमें आधा वर्ण का मतलब है कि हलंत वर्ण लगेगा। अब जैसे नमः कार, तो इसका विसर्ग का क्या हो जाएगा? से हो जाएगा, और से होने पर शब्द बन जाएगा हमारा नमस्कार।
क्योंकि विसर्ग था इसलिए इसका वर्ण भी आधा ही बनेगा। अब और देखते हैं, जैसे संकोच, निसंकोच, तो इसका विसर्ग हो जाएगा और विसर्ग होने पर शब्द बन जाएगा हमारा निसंकोच। क्लियर हो गया होगा कि हमारा विसर्ग के स्थान पर से हो जाएगा और से होकर के शब्द हमारे जैसे नमस्ते है, नमस्कार है या निसंकोच है, ऐसे शब्द बन जाएंगे। और देख लेते हैं एक दो शब्द। ये क्या है? निसंदेह। तो क्या शब्द बन जाएगा हमारा? निसंदेह। इस प्रकार से हमारे शब्द बन जाएंगे, जैसे दु प्लस साहस, तो शब्द बन जाएगा दुस्साहस। ये हमने यहाँ पहले शय का पढ़ा था, अब दंते शय का पढ़ लिया। अब हम शय, मूर्धन्य शय का नियम पढ़ते हैं। अब हम मूर्धन्य शय का उदाहरण देखते हैं, जैसे नि प्लस कपट। अब इस विसर्ग के स्थान पर क्या आ जाएगा? शे आ जाएगा। तो विसर्ग के स्थान पर से आएगा तो कैसा आएगा? अर्ध आएगा, अर्धवर्ण आएगा और शब्द बन जाएगा हमारा निष्कपट। जैसे नि और फल, शब्द क्या बन जाएगा हमारा? नी का क्या हो जाएगा? आधा शय हो जाएगा, तो शब्द बन जाएगा हमारा निष्फल। क्लियर? अब जैसे हमने लिखा चतुपाद, तो क्या बन जाएगा? विसर्ग का क्या हो जाएगा? शय, कौन सा वाला? मूर्धन्य शय हो जाएगा और शब्द बन जाएगा हमारा चतुष्पाद। अब जैसे हम देखते हैं, जैसे हमने लिखा धनुष, धनुष टंकार शब्द है, तो धनु लिखा और लिखा टंकार, तो शब्द बन जाएगा हमारा धनुष टंकार। क्लियर हो गया होगा? तो इस प्रकार से हमारा शय तालु वाला, शय दंत वाला और शय मूर्धन्य वाला क्लियर हो गया। एक में ही मैंने तीनों शय को अलग अलग एग्जाम्पल दे करके समझा दिया, इसीलिए केवल हमको 3 नियम पढ़ने हैं। ओ का नियम, शय से का नियम और तीसरा हमारा रे का नियम। एक विशेष बात हमको क्या ध्यान रखनी है इसमें कि जब हम विसर्ग लगाते तो विसर्ग लगाते कहाँ हैं? ऐसा नहीं है कि विसर्ग हम जहां चाहें वहां लगा दें। विसर्ग हमेशा किसमें लगेगा? स्वर के साथ विसर्ग का प्रयोग होता है। स्वर के साथ, स्वर के साथ विसर्ग का प्रयोग करेंगे। कैसे? अब मैं बताती हूँ एक दो एग्जाम्पल कैसे कैसे हैं। तो विसर्ग स्वर के साथ कैसे लगाते हैं? कहीं भी देखना आप, कभी भी स्वर के ऐसा नहीं है कि हमारा अर्धवर्ण होगा। हमने जैसे लिख दिया हो यहाँ पे, हमने लिख दिया हो यहाँ ऐसे, जैसे कभी तुम्हें कंफ्यूजन ऐसा हो कि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी संधि है, तो इस प्रकार से जब होगा तो हम कभी भी अर्धवर्ण में, अर्धवर्ण होता ना, हलंत लगा हुआ जो वर्ण होता है वो पूर्ण नहीं होता, और जब पूर्ण नहीं होता तो किसी भी वर्ण में हम विसर्ग नहीं लगा पाएंगे। विसर्ग हम वहीं लगाएंगे जहां हमारा स्वर होगा, चाहे वो ए का हो, आ का हो, ई का हो। अब देख लेते हैं कि कैसे है। हमने देखा यहाँ पे क्या आ रहा है? विसर्ग लग रहा है, और विसर्ग किसके बाद में लग रहा है? न्य के बाद नहीं लग रहा है, ये लग रहा है हमारा ई के बाद, नीहि। यहाँ पे भी क्या है? नीहि। यहाँ पे ऊ के बाद लग रहा है उह, यहाँ ऊ के बाद लगा हुआ है उह। तो जो भी हमारा विसर्ग लगेगा, या हम साथ में कहें कि अनुस्वार और विसर्ग का प्रयोग हमेशा किसके बाद होता है? साथ होता है, स्वर के साथ होता है। अकेले कभी अर्धवर्ण के साथ इसका प्रयोग नहीं होता, या हलंत लगे हुए वर्ण के साथ इसका प्रयोग नहीं होता है। अब रे का प्रयोग देख लेते हैं कि रे का प्रयोग कैसे करना है। रे का
है कि जो भी हमारे इस तरीके से ऊपर जो रे का प्रयोग होता है वो रेफ कहलाती है। जैसे कहीं कहीं हम ऐसे करके नीचे ऐसे लगा देते हैं, उसे बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं, पदेन। अगर अलग से भी मैं इसका रे का अलग एक वीडियो बनाऊंगी, लेकिन आज भी इतना समझ लो, ये हमारा रे वर्ण है और इस तरीके से ऊपर लगाने को इसे रेफ बोलते हैं, और जब हम इसका नीचे प्रयोग करते हैं तो इसे हम पदेन बोलते हैं। पदेन का मतलब वर्ण के पैरों में लगाना, पदेन, ऊपर लगा देना रेफ, और ये हमारा साधारण वर्ण। अब हम इसमें रे का नियम पढ़ेंगे कि रे को किस प्रकार से प्रयोग करना है। तो हम देखते हैं, नी अपराध लिखा, नी अपराध। अब ये क्या है, विसर्ग है, ई के बाद विसर्ग आ रहा है और उसके बाद स्वर आ रहा है। तो मैंने कहा है विसर्ग के बाद स्वर अथवा व्यंजन कुछ भी आए उसका हमारा विसर्ग का क्या हो जाएगा, यहाँ पे विसर्ग का रे हो जाएगा। विसर्ग संधि में विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन किसी का भी मेल हो सकता है, तो यहाँ पे हमारा स्वर का मेल हो रहा है, तो इस विसर्ग का क्या हो जाएगा, रे हो जाएगा, और शब्द बन जाएगा हमारा निरपराध। निरपराध। ऐसे ही नी प्लस आशा, तो शब्द बन जाएगा हमारा निराशा। शब्द बनेगा निराशा। अब नी विसर्ग लगेगा और उसके बाद धन, तो शब्द बनेगा हमारा निर्धन। अब हम देखेंगे यहाँ पे हमारा रेफ लग गया। अभी तक हमने क्या सीखा था, यहाँ पे रे वर्ण था, रे वर्ण था, यहाँ पे रे वर्ण था, यहाँ रे वर्ण था, और यहाँ पे रेफ का प्रयोग हुआ है। रेफ का मतलब ऊपर चढ़ने वाली रे का प्रयोग हुआ है, नी प्लस धन, तो यहाँ शब्द बन गया निर्धन। अब दुह, ऊ के बाद विसर्ग आ रहा है, और गंध। अब विसर्ग का क्या हो जाएगा, रे हो जाएगा। कौन सा वाला रे, रेफ वाला रे। और रेफ क्या होता है, रेफ होता है जो हम ऊपर से ऐसे चढ़ा देते हैं रे को, उसे रेफ बोलते हैं। तो शब्द बनेगा हमारा दुर्गंध। अब हम पढ़ रहे हैं जैसे नी प्लस जल, विसर्ग का क्या हो जाएगा, रे हो जाएगा, और यहाँ पे हम शब्द में यहाँ जय पे रे चढ़ाएंगे, कौन सा, रेफ, शब्द बन जाएगा निर्जल। अब जैसे हमने लिखा निराशा, या हम लिख रहे हैं जैसे शब्द निर्गुण, तो रे में क्या करेंगे, रे रेफ चढ़ाएंगे, नी और बन जाएगा शब्द हमारा निर्गुण। तो मैंने रेफ वाले भी आपको बता दिए और साधारण रे जो होता है वो भी मैंने आपको समझा दिया। तो जो ऊपर चढ़ते हैं उन्हें हम बोलते हैं रेफ। क्लियर हो गया आपको? 3 ही नियम है विसर्ग संधि में, बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि एक तरीका है कि इसको और आसान बना दिया गया है। इसे सबसे याद कर लेना, ओ का नियम, से का नियम और रे का नियम, 3 प्रकार से आपको याद कर लेना है, ओ का, से का और रे का। हो गई विसर्ग संधि, तो क्लियर हो गया होगा आपको। तो आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं अगली वीडियो में और एक अच्छे नए टॉपिक के साथ, जो कि आपके लिए एग्ज़ाम में बहुत आवश्यक भी रहेगा, उपयोगी भी रहेगा। बस धन्यवाद।